बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम क्लिक टॉक में हाजिर खिदमत हूँ। और चूँकि इस वक्त कैंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं और कैंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की गहमा गहमी नज़र आ रही है। गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे जो है वो झंडे उठाए नारे लगा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है, सुलेमान हैदर शाह, जिनका नाम निक नेम जो है राजू शाह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक इब्रार, मलिक इफ्तिखार साहब और दीगर जो मुस्लिम लीग की क़यादत है, तमाम लोगों ने इन पे एतमाद करते हुए इस दफ़ा इनको टिकट दिया। शायद इसकी वजूहत हो सकती है कि राजू शाह साहब जो है, इन्होंने इससे कबल इलेक्शन जो लड़ा था वो आज़ाद ऐसी से लड़ा था, वहाँ पर इन्होंने अच्छे खासे वोट भी लिए थे। इनके मद्देमुकाबल चूँकि इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन इस दफ़ा उनकी दरीना खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इस दफ़ा पार्टी ने इनको टिकट दिया और टिकट देने के बाद इन पे एतमाद किया। और इलाकाई सतह पे आप देखते हैं कि लोग इन जो पार्टी के लोग हैं या जिससे इनका जो अपना खिदमात थी उस हवाले से लोग इन पे कितना एतमाद करते हैं। राजू शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। और सबसे अहम बात यह कि एक बहुत बड़ा आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं, फ़कत बहुत बड़ा मुकाबला आपके सामने, कैंट बोर्ड के इलेक्शन होने वाले हैं। तो आप अपने आप को कैंट बोर्ड के इलेक्शन में, चूँकि पिछली दफ़ा आप हार गए थे, इस दफ़ा फिर एक दफ़ा पार्टी टिकट से आ रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पाक सिटी चैनल का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है और इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग नून का वार्ड नंबर 1 रावलपिंडी कैंट से उम्मीदवार हूँ। मैं अपनी उनकी क़यादत है मलिक इब्रार साहब और मलिक इफ्तिखार साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे एक अदना वर्कर को टिकट दिया है यहाँ से, और जिसका वाज़ह सबूत यह है कि मुस्लिम लीग नून में ना तो कोई पैसे की सियासत चलती है, ना यहाँ ओहदों और मर्तबों की सियासत चलती है। मुस्लिम लीग नून में अगर टिकट दिया जाता है तो वफादारी देख के दिया जाता है और पार्टी से वाबस्तगी देख के दिया जाता है। और ये मुझे जो टिकट मिला है, इसका अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम लीग के वर्करों में मेरे टिकट मिलने की वजह से खुशी की लहर दौड़ी है और तमाम वर्कर मेरे साथ तामुन कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सीट जीत के हम मियां नवाज शरीफ की को वापस भी लेके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ वापस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी लेके आएंगे। इस सिलेक्टेड से जान भी छुड़वाएंगे और इस महंगाई और गुर्बत से जान छुड़ाएंगे। और ये पार्टी की बड़ी मेहरबानी है और इंशाअल्लाह जितनी लीड से हमारा पहला काउंसलर जीता था उससे डबल लीड से जीतेंगे। सुलेमान हैदर शाह साहब, आपने तो अभी तक चुने से बात की, जीतने की बात की और अपनी खिदमात के बारे से आपने बताया कि आपने इलाकाई सतह पे चूँकि आपको टिकट दिया गया है, इससे कबल क्या ऐसी या कौन सी ऐसी खिदमात हैं जो आपने अपने आवाम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी वार्ड के लिए की है? क्योंकि इस वक्त आपको एक बहुत बड़ी आजमाइश में वार्ड नंबर 1 में डाल दिया गया है, जिसमें आप सामने इलेक्शन हार चुके थे। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा आपके अपोनेंट मुकाबला बड़ा सख्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और एक ऐसे कैंडिडेट है जो साबका मुस्लिम लीग नून से जीते थे, इस दफ़ा उनको टिकट नहीं मिला, वो भी आपके मद्दे मुकाबले हैं, तो क्या समझते हैं अपने आप? जहाँ तक खिदमात का ताल्लुक है जी, मैं यहाँ से 10 साल तक चेयरमैन ज़कात और शर कमेटी रहा हूँ मुस्लिम लीग नून की। बड़ी खिदमत है और वो मेरी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नहीं देखा कि कोई लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, बिला तफरीक किसी सियासी जमात, किसी और किस्म की, हर बंदे की खिदमत की है, हर बंदे का इलाज करवाने की भरपूर कोशिश की है। तो उस लिहाज से मैं ऑलरेडी इस मोहल्ले में, इस इलाके में लोगों से मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ बन गया हुआ था, एक लोगों की खिदमत के हवाले से ताल्लुक़ बन गया हुआ था। मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा और मुझे ये भी बड़ा खुशी है कि मेरे साथ इलाके के लोगों ने इतना तामुन किया कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ के मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मलिक उस्मान से और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो उनसे उस वक्त खड़े हुए थे मलिक ज़िया साहब, ज़िया कौसर साहब, इन दोनों से मैं अपने पोलिंग स्टेशन जीत गया था आज़ाद हैसियत में। तो वो मैं आज़ाद हैसियत में जीता था और मैंने 1100 वोट लिया था। तो इंशाअल्लाह ताला अब तो मेरे पास मुस्लिम लीग नून का टिकट है और मुझे बड़ी उम्मीद है, बढ़ के 100% यकीन है कि मैं अब 6000-7000 से ज़्यादा वोट। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप 1100-1200 से ज़्यादा वोट लेके अपने घर से चल रहे हैं और लोग आप पे एतमाद करते हैं। जी बिल्कुल जी। तो ये बताएं कि आपका जो हल्का इस वक्त है वो कितना बड़ा हल्का है, कहाँ कहाँ तक आपकी अप्रोच है और आप अभी तक क्या ऐसा वर्क हो चुका है कि जिससे लोग इस तरफ जो है वो राग़िब हो रहे हैं? सर एक तो बात है कि हल्के की जहाँ तक पोजीशन है, ये हल्का तकरीबन उनसे आप समझ जाए कौन सा ये होता है, नकूश के हिसाब से, जौन सी आबादी के हिसाब से 17,000 से ज़्यादा आबादी है
कितना वोट है यहाँ? वोट जो उनका रजिस्टर्ड है वो है तकरीबन 29,000 29,000 वोट है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा आबादी रेलवे की आ जाती है, जिनके वोट तो यहाँ बने हुए हैं लेकिन वो यहाँ रहते नहीं है। और शहरी आबादी में अमूमन आपको पता है लोग वोट बनवा लेते हैं, उसके बाद कहीं और चले जाते हैं। यहाँ लोग विनिंग वोट है यहाँ का, इस इलाके का या इस आबादी जो का उनका टोटल पोलिंग वोट है ना 45% आपको पता है, 50% पोल होता है, वो तकरीबन 14,000-13,000 वोट पोल होगा। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि सबसे अहम बात जो बड़ी जरूरी बात है, इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। जिस वक्त आप लोगों के पास जाते हैं, आवाम के पास जाते हैं, लोग बेरोजगारी का रोना रोते हैं, लोग महंगाई का रोना रोते हैं, लोगों को सियासी लोगों की तरफ से सब्ज़ बाग तो झुकाए जाते हैं, लेकिन बाद में उन सब्ज़ बागों में फल फूल नहीं लगते, आवाम परेशान होती है। सियासी लोग जीतने के बाद आवाम से राब्ते काम कर लेते हैं, लेकिन चूँकि आपके राब्ते आवाम के साथ अरसा दराज के साथ मौजूद है, और ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि बहुत बड़े एक वक्त के बाद कंटोनमेंट में पिछले इलेक्शन हुए और फिर दोबारा अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इन लोगों की क्या क्या आने वाले वक्त में खिदमात करेंगे? आप अपने मंशूर के हवाले से बताएं कि क्या मंशूर आपने आवाम के लिए तैयार किया है, जिसकी वजह से आवाम इलेक्शन से पहले, वोट देने से पहले और बाद में आपसे मुतमिन रहे? देखें, जहाँ तक मैं ये गली मोहल्लों में जाता हूँ तो यकीन माने दिल बहुत दुख होता है। जहाँ की तालीमी पसमानदगी, माशी बदहाली, पानी की अदम फराहमी, शिकस्ता और तारीक गलियाँ, गलाजत के ढेर और ऊपर से टैक्सों की भरमार, अवाम की बेबसी और महरूमियों को देखें तो यकीन माने रोना आ जाता है बंदे। जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, महंगाई आपको पता है 200-300 गुना बढ़ चुकी है, और वो गरीब लोग इतने तंग हैं, झोलियाँ उठा के से बदवाएँ दे रहे हैं, लेकिन इसके कान पे आपको पता है जूं तक नहीं रेंगती है। कहता है जी बस मुतमिन रहें जी, हौसला रखें जी, और आवाम को हौसले घबराना नहीं है जी। और बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, फरदौस आशिक अवान ये कहता है जी फरदौस सुकून कब्र में मिलेगा, और फरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं जी कब्र में कौन सी बिजली होनी है अगर लोड शेडिंग हो। यानी कि इन लोगों को ना तो हुकूमत करनी आती है और ना ही इन लोगों में कोई सेंस है कि यार गरीब आदमी किस मुसीबत और दुख और परेशानी से गुजर रहा है, हम कम अज़ कम बयान तो इस तरह के देंगे कि लोगों को थोड़ा हौसला मिल जाए। ये बयान भी इसी तरह के देते हैं। जितने आपको पता है जुगतबाज किस्म के वजीर हैं इसने रखे हुए हैं, वो अकबर के जैसे 9 रतन थे वो इसने इकट्ठे किए हैं और हुकूमत कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला ही है जिससे हमारी जान छूटे और या दोबारा को खुशहाली आए। मैंने आपसे जो सवाल किया था, चले ये बात भी बड़ी आपने करामत बात कर दी, और मैंने देखा कि अवाम आपा की नौजवानों के मसाइल हैं, गली मोहल्ले के मसाइल हैं, हमारी माओ बहनों के मसाइल हैं, और उन मसाइल की दल दल से जाहिर सी बात है लोगों की नजरें आप पे भी होंगी, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहीं से आपने पहले बजानी लोगों के घरों में जाके लोगों से वोट लेना है। तो ये लोग कल आपसे सवाल करेंगे, आपकी गिरबान तक आएंगे, तो आप उन लोगों को उनके आपके गिरबान तक पहुंचे से कैसे बचाए पाए? आपकी हुकूमत भी नहीं है। मैं आपको कहूँगा, देखें जहाँ तक कंटोनमेंट की इंतजामिया ने, ये बहुत करप्ट इंतजाम है और इन्होंने गरीब अवाम का खून चूसने का हज़ारा तरीके भी दरियाफ्त किए थे। अगर आप कहें कि एक दिन में कंटोनमेंट की इंतजामिया को ठीक करके मैं रिलीफ लोगों को दिलवा दूंगा तो ये तो नामुमकिन सी बात है। मैं तो वो, और दूसरा बात कंटोनमेंट काउंसलर की इतनी ज़्यादा वो नहीं, उसके पास इख्तियारात या पावर नहीं होती जो सिटी में होती है। यहाँ ऊपर आपको पता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, काउंसलर 10 से 1 फैसला करें और ऊपर से स्टेशन कमांडर साहब कहते हैं मुझे नहीं मंजूर, तो बात खत्म हो जाती है, वो मंजूर नहीं की जाती। तो वो ये है कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि अवाम को जितनी रिलीफ दे सकते हैं दें, जितने उनके काम करवा सकते हैं लोकल सतह पे वो करवाएं, और असल काम नहीं होते हैं और लोकल सतह पे काम करवाने वाले होते हैं। गली नाली स्ट्रीट लाइट काउंसलर के पास इससे ज्यादा तो इख्तियार होते ही नहीं है। मैं झूठे वाले तो कर नहीं सकता कि मैं सुई गैस की लाइन, लेकिन आपने बड़ा सच बोला, और ये सच इस वक्त दुनिया देख रही है, और सच बोलने वाले को लोग पसंद भी करते हैं। वो भी ये महंगाई की मारी अवाम है, इस महंगाई से छुटकारा भी अवाम चाह रही है। तो कैंट में दीगर भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं, वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपकी अप्रोच में मौजूद हैं और वो लोगों के हल करवाएंगे? कैंट में शुरू से 2 तबके आबाद हैं। एक तो वो मुराद याफ्ता तबका जिसे ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात मुयसर और जो तमाम टैक्सेस से मुस्तस्ना है, जैसे ये वेस्टेज वगैरह में देख लें, आप वैली रोड पे चले जाएं, यहाँ आप देखें बेहतरीन सड़कें हैं, बेहतरीन सीवरेज का निज़ाम है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, बेहतरीन सफाई है, लेकिन ये लोग कैसे हैं? दूसरा हम लोग हैं जो जुल्म और सितम की चक्की में किसी भी गरीब अवाम, ये तमाम उन बुनियादी सहूलतों से महरूम है जिसके बगैर एक सेहतमंद माशरे का क़याम नामुमकिन है। अच्छा, एक और बात शायद आपसे बड़ी अहम बड़ी ज़रूरी बात थी कि पिछले साबका इलेक्शन में बहुत सी अवाम जो भी यहाँ से इलेक्शन जीता, मैं उससे ज़रा साठ की बात करता हूँ। जैसे रेलवे स्कीम नंबर 7 है, डोगसू है, डोग नंगटाल है, उसके साथ मिलकर काफ़ी सारी वार्ड नंबर 1 की जो आबादी है, बहुत से लोगों ने कहा कि
साहब कोई ऐसा बंदा जीतने के बाद ना हमारे पास है ना हमारे घर में खुशी की, तो आप तो सदा बाहर रहे हैं, लोगों के घर में खुशी में जाते रहे, मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता भी हूँ। तो मुझे ये बताएं कि उन पसमानदा हल्कों की, वो तो पसमानदा रेलवे क्वार्टर है, तो उनके बारे में जैसे कोई काम की बात होती है तो वो कहा जाता है कि आपका तलक तो फलां जगह से है, फलां जगह से है, क्वार्टरों से, आपके मसाइल तो रेलवे के हैं। जब कोई वोट ली जाती है तो वोट उनकी बनी होती है तो उनके मसाइल हल नहीं किए जाते, कैसे उन लोगों को डील करेंगे? सर ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, हक तलफी है। आपको पता है कि बुनियादी तौर पे तो कंटोनमेंट जमाई है जहाँ बरतानिया ने हुकूमत की हुई है। 1922 का एक्ट है जिसके तहत कंटोनमेंट चंद तरमीमें करके चल रहे हैं, और ये वैसे ही अवाम के इस्तेसाल के लिए बनाया गया था कि अवाम को प्रेशर में रख के, दबा के रख के कैसे इनके बुनियादी हकूक से कंटोनमेंट कैसे वसब किए? जी हाँ, कंटोनमेंट बोर्ड देखें, सेहत के मुताल्लिक कोई का प्रोग्राम नहीं है इसका, कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं बनते हमारे। तालीम के मामले में भी कंटोनमेंट खामोश है। कंटोनमेंट आम गरीब आदमी को तालीम की सहूलत भी नहीं देता। सफाई का टैक्स देते हैं ये, और बढ़ा दिया, डबल कर दिया, लेकिन गलियों में लोगों ने जाती पैसे दे के उसके बावजूद जो स्वीपर वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन गलियों में आप देखें जगह जगह गलाजत के ढेर हैं। ताकतवर लोग तजावजात कर रहे हैं, तजावजात कर रहे हैं, और वो इनसे मिली भगत है ना सारी को कंटोनमेंट। दूसरी बात यह कि स्कीम 7 है जो उनसे रेलवे क्वार्टर्स हैं। अब मैंने देखा स्कीम 7 के लिए कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। अगर वो कंटोनमेंट में है और वो कंटोनमेंट की हदूद में है, वहां से कंटोनमेंट कहता है इलेक्शन भी लड़े, वोट भी लें, लेकिन रेस कोर्स जो कब्रिस्तान है वो अलाउ नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है किसी मुसलमान के साथ कि आप उसको कब्र की जगह ना दें। सही बात। चलिए ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा इशू है रेलवे क्वार्टर। मैं ये भी एक आप ही की मौजूदगी में शायद एक खुशखबरी सुना दूं कि कब्रिस्तान का मसला जो है उसके हवाले से बहुत सी कोशिश की गई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं रावलपिंडी की जो गवर्नमेंट है जिसमें जो मौजूदा जिम्मेदार है वो भी आते हैं, और खसूसी तौर पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हवाले से 1-2 कब्रिस्तान की बड़ी जगह जिसमें 1000 कनाल या 800 कनाल जगह, आप देखिए आपके पास बैठे हो, आपने अचानक बात कर दी, एक फलाह की बात कर दी जो आपके इल्म में भी थी, और आपने मेरी उस तरफ तवज्जो भी मबसूल कर दी, और आपके इल्म में ये बात मौजूद है कि कब्रिस्तान का मसला इंशाल्लाह जो राजू शाह साहब हैं इनकी क़यादत में बहुत जल्द हल भी होने वाला है। वो एक जगह पे 700 से 800 कनाल ज़मीन रावलपिंडी की मिल चुकी है, और एक जगह से 1000 कनाल ज़मीन है। ये कब्रिस्तान, ये जगह जो कब्रिस्तान है, एक तो क्या नाम है अडयाले के पास है और लोग मुंशी के पास है, तो ये मामला आपका तो अगर अल्लाह का शुक्र है अगर इस तरह की बात है, कोई जगह मिल चुकी है और वो जगह एक्वायर कर ली गई है और वहाँ बाकायदा तौर पर कुछ तरह का सिस्टम बना दिया है। आप सिर्फ कंटोनमेंट को चाहिए बसें खरीदे, मैयत जो सी लेके जाती हैं लेके आती हैं, क्योंकि इतनी दूर लेके जाना मैयत और लेके आना आप उसमें शरीय कब्रिस्तान का मसला आपने बहुत ज़बरदस्त बात हाईलाइट की है। आपको थोड़ा सा आवाम के लिए ये एफर्ट करना पड़ेगी कि कैंट बोर्ड की जो इंतज़ामिया है आप जीतने के बाद उनसे मिल के जो कॉर्पोरेशन की इंतज़ामिया है उनके साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, फिर आप कब्रिस्तान कीजिएगा। तो क्या इस हवाले से आप कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह जी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगर जगह अलॉट की गई है तो उसमें कंटोनमेंट के रिहायशियों का हिस्सा होना चाहिए, उसमें स्कीम 7 का, और जहाँ जहाँ कंटोनमेंट में कब्रिस्तान की सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़मीनें अब इतनी महंगी हो गई हैं कि आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं करता। पहले वक्फ लोग करते थे कब्रिस्तान, अब वो भी कोई नहीं करता। तो अगर हुकूमत ने ये कदम उठाया, 700-800 कनाल दी है, तो 100% उसमें कंटोनमेंट का हिस्सा होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि ना हो? तो और इसके लिए हम पूरी जद्दोजहद करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये तो बहुत बड़ा दिल मसला था। आप लास्ट में शायद कोई ऐसा पैगाम अपने वोटर्स को, कोई ऐसी उम्मीदें आप अपने वोटर्स को, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी, कोई ऐसे सब्ज़ बाग अपने अपने वोटर्स को ज़रा नहीं सब्ज़ बाग कोई नहीं दिखाएंगे जी। हम हक और सच की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले, इस महंगाई से जान छूटे, अवाम को तालीम की सहूलत कंटोनमेंट दे जो नहीं देता। इसमें पंजाब के कुछ लाज ऐसे बने हुए हैं कि पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि जब तक हमारी जगह नहीं होगी हम हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जब तक हमारी जगह नहीं होगी हम स्कूल नहीं बनाएंगे। तो आप देखें 200-400 कनाल पे APS बन जाता है। इनको चाहिए कि ये MUO लैंड को कि ये पंजाब गवर्नमेंट को थोड़ी सी जगह दे दे जहाँ पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल बन जाए, जहाँ पंजाब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बन जाए और लोगों को रिलीफ मिले। क्योंकि आपको पता है कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो सिटी वो जाना पड़ता है, तो वो रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक होती है। बेशुमार दफ़ा जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बेशुमार दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे रास्ते में और ये सहूलियात ऐसी हैं कि जिससे मुस्तफ़ीद बुनियादी सहूलतें हैं जी। किसी भी इंसान की ये बुनियादी सहूलतें, किसी भी मोअज़्ज़ज़ माशरे की ये बुनियादी सहूलतें, किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे की मुल्क की ये बुनियादी सहूलतें। आज हम 21वीं सदी में चले गए हैं, लोग चांद से आगे मरीज पे जाने की बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता हमने मुर्दा कहाँ दफनाना है।
हमें ये नहीं पता हमने इलाज कहाँ कराना है, हमें ये नहीं पता अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है कि नहीं करना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम आज भी महरूम हैं, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है कंटोनमेंट की बात। जी नसीर, आपने सुलेमान हैदर शाह और राजू शाह की खूबसूरत बातें सुनी, और मैं समझता हूँ मेरा अभी भी दिल कर रहा था कि मैं, चूँकि मेरे प्रोग्राम के इस वक्त ख़त्म होने वाला है, मेरा दिल कर रहा है इनकी खूबसूरत अल्फाज से मज़ीद गुफ्तगू मज़ीद जारी रहती चले। इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन जीतने के बाद एक दफ़ा फिर इनको इनके किए हुए आज के जो वादे आपके साथ किए हैं, जो सच बोला है, जो बातें की हैं, और बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मैं सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा, मैं इंशाल्लाह जो मेरे दायरा इख्तियार के अंदर जो बातें होंगी वो आवाम के लिए सबका भी खिदमात पेश करते रहे, और मौजूदा वक्त में टिकट होल्डर की हैसियत से सामने आए। और उम्मीद ये करता हूँ कि ये अपने जो किए गए तमाम वादे हैं सबका भी, और जो मौजूदा टिकट होल्डर होने के बाद अपने कायदीन को सीट जीतने के बाद अपने कायदीन के सामने रखेंगे। इनके कायदीन को मालूम भी है कि अवाम किन गंभीर मसाइल की या किन गंभीर मसाइल से इस वक्त जो गुजर रही है वो तमाम के तमाम हल होंगे। अपने मेज़बान चौधरी अदनान वली को आज के खूबसूरत तरीन प्रोग्राम और एक सैयद बादशाह शख्सियत, एक खूबसूरत शख्सियत के साथ सुलेमान हैदर शाह साहब उर्फ राजू शाह साहब समेत दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इनसे, फिर आपके सामने आएंगे, फिर एक जीतने के बाद एक दफ़ा इनका गिरबान आपके सामने होगा, इनकी किए वादे आपके सामने होंगे, और आप सवाल कर सकते हैं इनसे, और ये आपको जवाब देंगे, आपके मसाइल का हल भी करेंगे। चौधरी अदनान वली को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।